आइए आज हम शुरू करते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय हेतु प्रयास बुक की, जो कि अभी हमें गर्मियों में करना है। वो कक्षा 6 से 8 सत्र है 2023-24 और ये रही हमारी बुक। अब हम इसका अध्ययन करेंगे और एक एक करके इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेते हैं पहला पन्ना। ये है हमारे पहले पन्ने की झलक। अब आते हैं प्रोजेक्ट कार्य 1 पर। तो ये है जी प्रोजेक्ट कार्य 1। आप बाजार से निम्नलिखित खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे सारणी में भरिए। तो इसमें ये बताया गया है, पहले मूल्य पता कर लें, यानी कि पहले बाज़ार में उसका मूल्य पता करना है। और यहाँ पर दिया है सरल क्रमांक, खाद्य सामग्री का नाम, खाद्य सामग्री का मूल्य प्रति किलोग्राम किस में दिया हुआ है, रुपए। ये रुपए का सिंबल होता है, चिन्ह होता है। तो यहाँ पर दिया गया है पहले नंबर पर गेहूँ। तो गेहूं के भी रेट अलग अलग होते हैं। आम तरीके से अगर ध्यान करें तो सामान्य रूप से 30 रुपये किलो तक में बहुत बढ़िया गेहूं मिल जाता है। चावल ले लेते हैं, चावल मिल जाता है 40 रुपये के आसपास। शक्कर मिल जाता है 40 रुपये के आसपास। नमक भी 20 रुपये के आसपास मिल जाता है और तुअर की दाल भी मिल जाती है 80 रुपये के आसपास। तो ये तो हमारा रेट रहा। अब इसके आधार पर हम शुरू करेंगे। मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे पता कीजिए। यानी जो अभी हमने रेट लगाया है, जो मिला है, उसके आधार पर हमको ये जो दिया गया है तालिका, उसमें हमको भरना है। तो दिया गया है वजन, गेहूं के लिए रुपए जो लगेंगे, चावल के लिए रुपए जो लगेंगे, शक्कर के लिए रुपए जो लगेंगे, नमक के लिए रुपए जो लगेंगे और तुअर दाल के लिए रुपए जो लगेंगे। ये अलग अलग सामान दिए गए हैं। ठीक है जी। अब इनका ये कह रहे हैं कि 250 ग्राम, 500 ग्राम, 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का हिसाब किताब ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं हम 250। पहले 250 ग्राम मतलब होता है 1 पाव। तो जी 1 किलो का ग्राम भाव था 40 रुपये और 1 किलोग्राम में 4 ठो 250 ग्राम होते हैं। यानी 1000 का 1 किलो होता, ग्राम का 1 किलो होता, उसमें चौथा भाग जो होता है 250 ग्राम होता है। इसका मतलब होता है कि हम 1 किलोग्राम का यदि हम 1/4 भाग ज्ञात कर लें तो हमें इन सारे चीज़ों के 250 ग्राम का रेट निकल आएगा। तो 1 किलोग्राम की जगह हम लिख लेते हैं 1000 ग्राम। का मतलब होता है गुणे का चिन्ह और उसका होता है 1/4, यानी चौथा भाग होता है 1/4। इसको काटेंगे तो ये 250 ग्राम आ जाता है। इसका मतलब 1 किलोग्राम का जो रेट होगा उसमें हम 1/4 का भाग दे दें या 4 का भाग दे दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए, गेहूं का रेट क्या था किलोग्राम में 30, तो चौथा भाग करिए तो आ जाता है 7.5 रुपया। तो अर्थात 7 रुपया 50 पैसे। चावल का भाव था 40 रुपये, उसमें 4 का भाग देंगे तो 4 दहम 40, 10 रुपया, अर्थात वो 1 पाव आपको 10 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। शक्कर के लिए लेंगे, वो शक्कर का रेट भी 40 था, तो 40 में 4 का भाग देने से 10 बार जाएगा, अर्थात 10 रुपये का 1 पाव शक्कर या 250 ग्राम शक्कर मिल जाएगा। नमक का रेट था, हमने जो पता किया 20 रुपये के हिसाब से, तो 20 रुपये का चौथा भाग यानी 4 पंचे 20, 5 रुपया, तो 5 रुपये में 1 पाव नमक मिल जाएंगे। तुअर की दाल 80 रुपये मिली है हमें, तो उसमें 4 का भाग दे देंगे तो 20 बार जाएगा। तो इसका मतलब है 250 ग्राम के लिए 20 रुपया लगेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, यही चीज़ जो है जो ऊपर जो दी गई है, अभी 1 पाव का भाव खरीदा है। अब आपको
500 ग्राम लेना है। 500 ग्राम कितना होता है? 500 ग्राम होता है 1000 ग्राम का 1/2 भाग, मतलब अर्थात आधा भाग। तो 1000 ग्राम का आधा करेंगे तो 500 ग्राम हो जाता है। अर्थात अब जो रुपया 30 का किलो था उसको आधा करिए तो बन गया 15 रुपये। अर्थात गेहूं के लिए 500 ग्राम में 15 रुपये लगेंगे। चावल के लिए इसमें भाग देंगे 40 में 2 का तो 20 निकलेगा इसका, मतलब चावल में 20 रुपया, शक्कर में भी 20 रुपया, और ये जो नमक में दूसरा भाग आधा होगा तो 10 रुपया, 80 का आधा इसमें 40 रुपया लगेगा। अब वो आगे कह रहे हैं कि यही चीज़ आगे बढ़ाते हुए अब की बार आपको 2 किलोग्राम लाना है, यानी जो भी रेट है उस पर आधार पर अब 2 किलोग्राम लाना है। तो 1 किलोग्राम में 2 का गुणा कर दीजिए तो 2 किलोग्राम का रेट निकल आएगा। तो 1 किलोग्राम का रेट था 30 रुपया, तो 2 किलोग्राम का 30 दूनी 60 रुपया। 1 किलोग्राम का ये 40 रुपया था तो 2 किलोग्राम का 40 दूनी 80, ये भी 40 दूनी 80। इसका 20 था तो 20 दूनी 40, इसका 80 था तो 80 दूना 160। अब इसी तरह ये कह रहे हैं अब की बार आपको 5 किलो लाना है। तो 5 किलो यानी कि 1 किलो में इसके अगर 5 में गुणा कर दिया जाए तो 5 किलो बन जाएगा। अर्थात जो आपको जो पैसे देने थे वो 30 के हिसाब से 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 पचे 15 अर्थात 150 रुपया, ये 150 रुपया बन गया। 40 वाले को रेट के हिसाब वाले को 5 का गुणा करेंगे तो 200 रुपया देने पड़ेंगे। इसी तरह इसमें भी शक्कर वाले को भी 200 रुपये देने पड़ेंगे 5 किलो के। इसी तरह ये नमक के लिए भी आपको 20 पंचे 100 अर्थात 100 रुपये देने पड़ेंगे। और ये बचा तुअर दाल के लिए 8 पंचे 40 अर्थात आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। अब हमारा घर हमारा विद्यालय का प्रोजेक्ट कार्य 2 लेते हैं। तो प्रोजेक्ट कार्य 2 ये कह रहे हैं कि वर्तमान समय में विश्व में फैली महामारी के संबंध में जानकारी एकत्रित कीजिए। इसका पहला प्रश्न ये है कि इस महामारी का नाम क्या है। तो इस महामारी तो 2019 से ही फैली हुई है ये, इसलिए इसका नाम और कोविड नाम लिया था। कोविड-19 यानी कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं या कोरोना वायरस डिसीज के नाम से जानते हैं। वर्तमान में भी फैली है पर अभी इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन फैली तो अभी भी है। तो इस महामारी का नाम हम लिख देंगे कोविड-19 या कोरोना वायरस डिसीज लिख देंगे। इस महामारी का पहला केस किस देश में पहचाना गया? तो इस महामारी का पहला केस चीन देश में पहचाना गया। इस महामारी के सामान्य लक्षणों को लिखिए। तो लिख दीजिए इसमें, इस महामारी के सामान्य लक्षण हैं हल्का बुखार आना, सर दर्द, सर्दी जुकाम होना, सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में दर्द होना, शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होना। ये इसके सामान्य लक्षण हैं। अब इस बीमारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो इसका जवाब कुछ इस तरह लिख दीजिए कि इस बीमारी से बचने के लिए सावधानियाँ। नंबर 1, सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी का अर्थात 2 गज की दूरी हमें रखना है, यानी कि सामाजिक दूरी अर्थात 2 गज की दूरी रखना। हाथों को बार बार पानी से धोते रहना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, गुनगुने पानी का सेवन करना, मास्क पहन कर रखना, चेहरे और आँखों को बेवजह ना छूना, हल्दी मिलाकर दूध का सेवन करना। ये तो आपको करते रहना चाहिए, सावधानियां रखते रहना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि इस बीमारी या इस महामारी से बचाव हेतु कौन से उपाय करने चाहिए? तो इस महामारी से बचाव हेतु जो उपाय किए जा सकते हैं वो लिखना है। तो शुरू करते हैं। महामारी से बचाव हेतु उपाय। नंबर 1, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना।
मास्क पहनना, सामाजिक दूरी अर्थात 2 गज की दूरी रखना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, गुनगुना पानी पीना, योग एवं प्राणायाम करते रहना, तुलसी, अदरक, गिलोय का काढ़ा पीना। काढ़ा माने उसको पानी में उबालकर उसका रस निकालकर पीते रहना है। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि यदि आपके परिवार या आसपास में कोई इस महामारी से प्रभावित हुआ, अर्थात किसी को यह बीमारी हुई है, तो मरीज घर में ठीक हुए या अस्पताल में? मरीज को घर में रखने पर कौन सी सावधानियां परिवार के लोगों ने रखीं? लिखिए। तो मरीज के लिए अलग कमरे की व्यवस्था की गई। घर के सभी लोग आइसोलेट अर्थात आइसोलेट मतलब अलग थलग रहना, एक दूसरे से टच में ना रहना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से नहीं। तो घर के सभी लोग आइसोलेट रहे। मरीज के बर्तन व कपड़ों इत्यादि को अलग रखा गया। सैनिटाइजर का इस्तेमाल नियमित रूप से किया गया। सभी ने अनिवार्य रूप से मास्क पहना। सभी ने गुनगुना पानी इस्तेमाल किया। सभी ने नियमित योग तथा प्राणायाम किया। दूध में हल्दी मिलाकर पिया। गिलोय का काढ़ा बनाकर पिया। और आखिरी और महत्वपूर्ण बात ये थी कि संयम और ये धैर्य बनाकर रखा। इस तरह ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट कार्य पूरा होता है। अब शुरू करते हैं प्रोजेक्ट कार्य 3। तो ये हमारा सौर मंडल और उसका चित्र दिखाया गया है, और अक्षर इतने बारीक हैं कि ये पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि इसकी जानकारी जो पूछी गई है उसको देने के प्रयास करते हैं। तो कह रहे हैं कि ऊपर पर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोज कर लिखिए। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, वर्तमान में 8 ही हैं। तो दूसरा प्रश्न ये है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है यानी कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य से तीसरे क्रम के ग्रह का नाम है। तो सूर्य से तीसरे क्रम के ग्रह का नाम पृथ्वी है। ये वही पृथ्वी है जिस पर हम लोग रह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लिखना, आपको इतना ही लिखना है कि सूर्य से तीसरे क्रम के ग्रह का नाम पृथ्वी है। बुध कितने दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है? तो बुध 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। कितने दिनों में पूर्ण करता है? 88 दिनों में। अब इसका 5वां प्रश्न ये है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में 365 दिन लगता है। ये तो आपको अच्छी तरह पता है पहले से। फिर ये कह रहे हैं कि किस ग्रह के चारों ओर वलयाकृत आकृति होती है? वलयाकृत मतलब रिंग टाइप का छल्ला जिसको बोलते हैं। तो शनि ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृति होती है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। पहले प्लूटो हुआ करता था, बाद में उसको खगोलीय जो परिषद है उसने बाहर कर दिया था। तो आज की डेट में जो है जो ज्ञात ग्रह है, तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार में कितने समय में घूम जाता है?
तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार का मतलब होता है एक दिन रात पूरा 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 घूम जाना। तो इसमें जो समय लगता है वो 24 घंटा 27 मिनट लगता है, अर्थात एक बार 24 घंटा 27 मिनट में घूम जाता है। तारे व ग्रह में अंतर पता कर लिखिए। तो तारा क्या होता है जी? तारा जो इसमें लिख दीजिए कि तारे विशाल खगोलीय पिंड है जो प्रकाश और ऊर्जा उत्सर्जित कर सकते हैं। और ग्रह के बारे में लिख दीजिए कि ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। और कुछ लिखा जा सकता है लेकिन इस पर अभी जगह न होने की वजह से इतना ही लिखिए। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि स्थानीय उपलब्ध सामग्री के आधार पर सौर मंडल का मॉडल तैयार कीजिए। तो जी ऐसे सौर मंडल का मॉडल बना देना है आपको। फिर इसमें जहां आप देख लीजिए जैसे छोटी छोटी बटनें होती हैं तो यहाँ पर बटन लगा दीजिए, ऐसे कुछ बड़ी बटन लगा दीजिए, कुछ उस पर ऐसा कुछ चक्री टाइप का हो तो बना के लगा दीजिए, ये कागज़ से काट के लगा दीजिए। ऐसे करके इन पर लिख देना है पहले वही सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की पट्टी बना दीजिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून लिखकर और उसमें कुछ सामान चिपका देना है। हमने यहाँ पर केवल क्रेयंस का इस्तेमाल किया है, आपको कुछ न कुछ चिपका देना है। बात समझ पा रहे हैं? चलते हैं आगे। अब हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य 4 को लेते हैं। तो ये रहा प्रोजेक्ट कार्य 4। इसमें दिया गया है कि चित्र में पत्तों की सहायता से आकृति तैयार की गई है। क्या आप भी अपने आसपास पत्तों की सहायता से ऐसी ही आकृति बना सकते हैं? कोशिश कीजिए। आपने किस किस की आकृति बनाई है उसके बारे में लिखिए। तो हमने चूहा व मछली की आकृति बनाई है। अब उसके बारे में लिखना है। तो चूहा बिल में रहता है, वह हमेशा कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। मछली के बारे में लिखिए कि मछली पानी में रहती है, मछली जल की रानी है। इन आकृति बनाने में आपने कौन कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया है, उन पौधों के नाम लिखिए। तो इन आकृतियों को बनाने में हमने तुलसी, सदाबहार, गुलाब, पीपल, नीम की पत्तियों का उपयोग किया है। आप अगर अपने आसपास कुछ और भी मिल जाए तो उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए और इसमें लिख भी दीजिए। अब आते हैं कि पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखते हैं, खोजो और लिखो। तो पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर हमें ऑक्सीजन देते हैं। साथ ही धूल कण तथा ध्वनियों को अवशोषित कर पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। और क्या होता है? और तो जगह नहीं है, तो अगला प्रश्न में आते हैं। आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित जानकारी सारणी में लिखो। अब ये जो सारणी बनी है क्रमांक है, फिर औषधि में उपयोग आने वाले पौधे, छायादार पौधे, जंगली पौधे, सजावट वाले पौधे। तो ये जो है हमारे को सारणी दी है। तो चलो भरते हैं। तो हमारे आसपास जो है औषधि में तुलसी मिल जाता है, गिलोय मिल जाता है, घृतकुमारी मिल जाता है, आंवला मिल जाता है, नीम भी मिल जाता है। ये तो हमारे औषधि में उपयोग होते हैं। छायादार पौधों में बरगद भी है, पीपल है, आम है, जामुन है, शीशम है। जंगली पौधे में क्या क्या आ जाता है जी? तेंदू, सागौन, पलाश जिसको हम छुला भी बोलते हैं, महुआ, साल, ये सब जंगली पौधे में आ जाता है।
सजावट वाले पौधे में आ जाएंगे गुड़हल, सदाबहार, गुलाब, बेला और चमेली। ये सब पौधे जो है सजावट में काम आ जाते हैं। तो उसने, इसने, वह, वो जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आपने इस गतिविधि को लिखते हुए जिन सर्वनामों को लिखा है उसे छांटकर यहाँ लिखिए। इस गतिविधि में आए हुए जो सर्वनाम है, देखिए अगर पीछे पन्ने से हम देखेंगे तो वहाँ पर आया हुआ है, एक जगह हमने, एक जगह वह भी आया हुआ है, एक जगह इन आया है, एक जगह ये आया हुआ है। इस प्रकार ये हमारे आए हुए सर्वनाम हैं।